Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome to all the solution of Spot Test 6 held on 25th of Feb 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, 6 charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6 are fixed at their position as shown in figure. S is the Gaussian surface. The Gauss law is given by Q in E dot ds is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. Which one of the following statement is correct? देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे according to Gauss law, flux will be equal to E dot ds will be equal to charge enclosed by that surface divided by epsilon naught. यानी कि यहाँ पे जो लूप के द्वारा जो क्लोज लूप यहाँ पे जिसकी वजह से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स ई डॉट डी एस, उसमें चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को बताता है गॉस लॉ. यहाँ पे ये दे रखा है गॉस लॉ. इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में जो चार्ज इनक्लोज है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो Q2, Q6 एंड Q4 है. Q1, Q3 एंड Q5 गॉस ये गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो जहां ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा वो आंसर होगा. तो आइए आंसर देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास. ऑप्शन आते हैं 3 के पास कि E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन टू ऑल द चार्जेस. ये करेक्ट हुआ. एंड राइट हैंड साइड में जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो विल बी ड्यू टू Q2, Q4 एंड Q6. Q2, Q4 एंड Q6. तो ऑप्शन दिखा हम लोग यहाँ पे 3. Next. Question number 47. Two bulbs of 500 watt and 300 watt are manufactured to operate on a 220 volt line. If their resistance are R1 and R2 respectively, then the value of R1 and R2. देखिए जानते हैं हम लोग यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. इट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं R1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर फर्स्ट दे रखा है 500 और सेकेंड केस में इसी रेजिस्टेंस का सेम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने पे पावर दे रखा है आपको 300. इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया आपसे कि R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 500 दैट इज विल बी इक्वल टू 3/5. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 48. एन इक्विलेंस हैव अ पावर P. एक आपके पास इक्विलेंस है जिसका ROC सेम है और पावर इसका P, फोकल लेंथ F होगा, ROC सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके सेम, तभी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. इट इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स बाय ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस. कुछ इसको ऐसा कट किया गया कि जो भी इसका प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कंसिस्ट करे, यानी कुछ ऐसा. अगर जानते हैं हम लोग कि ऐसा कट करने पे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो पावर एंड फोकल लेंथ रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को चेंज नहीं किया गया. तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा 4. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following quantities for a nucleus is independent of its mass number. देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर रेडियाई जो होगा R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3. यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू शेप मानते हैं स्फेरिकल तो 4/3 पाई R क्यूब दैट इज विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू A इंटू R0 की पावर 1/3. तो पूछा गया आपसे यहाँ पे डेंसिटी है, मास है या फिर रेडियस है. तो वॉल्यूम देख रहे हैं तो ये तो डिपेंड कर रहा है मास नंबर पे, और मास की बात करें और यहाँ पे रेडियस की बात करें तो वो भी डिपेंड कर रहा है. जानते हैं यहाँ पे डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, लेकिन मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखा करेंगे तो m इंटू ए के बराबर, जहाँ पे ए इज द एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है आपके पास 4/3 पाई इंटू ए इंटू R0 की पावर 1/3. ये इंडिपेंडेंट हो गया एटॉमिक मास से. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट दैट इज डेंसिटी. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 50. द ट्रूथ टेबल फॉर अ लॉजिक गेट इज गिवन बिलो. तो देखिए हम लोग यहाँ तो 0 इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड गेट के लेकर, एंड गेट यहाँ पे ये है इनपुट A और ये है इनपुट B और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं आउटपुट Y.
तो अकॉर्डिंग टू अगर और गेट की बात करें तो 0 प्लस 0 पे होता है 0, यहाँ दे रखा है 1, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड के पास है तो 0 इंटू 0 0 पास होता है और यहाँ पे दे रखा है 1, तो ये भी नहीं होगा। नॉर की बात करें तो 0 प्लस 0 होता है 1, लेकिन यहाँ पे 0 प्लस 0 होता है 0, लेकिन नॉर गेट है तो यहाँ पे एक नॉट गेट भी लगा होता है। अगर हम लोग यहाँ नैंड की बात करें और नॉर गेट की बात करें, इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बाकी रेस्ट दो ऑप्शन तो हम लोगों का रॉन्ग हो गया। 0 प्लस 0 किए तो यहाँ पे हो गया 0, लेकिन बार लगा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी नॉर भी पॉसिबल, नैंड भी पॉसिबल। आगे चल 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 करेंगे 0, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ तो फिर अगेन 1 हुआ। 0 प्लस 1 पे होता है 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये रॉन्ग हुआ। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको? नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। If the linear momentum is increased by 50%, then kinetic energy will increase by, देखिए जानते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो k2 बाई k1 लिख रहे हैं विल बी इक्वल टू हो जाएगा ये p2 बाई p1 का होल स्क्वायर। मोमेंटम बोला गया कि इनिशियल का 50% इंक्रीज कर गया, बाई का मीनिंग हो गया कि 50% आपने इंक्रीज किया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जबकि इनिशियल में आपको दे रखा था पी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया k2 बाई k1 विल बी इक्वल टू ये 1/2, तो दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/4। इट मीन्स जो k2 होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो 9/4 टाइम्स ऑफ k1 हो गया। पूछा गया आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो लिखेंगे क्या? डेल्टा के डिवाइडेड बाई के विल बी इक्वल टू k2 माइनस k1 डिवाइडेड बाई k1 इंटू 100 के बराबर। k2 का वैल्यू दे रखा है आपको 9/4 ऑफ k1 माइनस k1 डिवाइडेड बाई k1 इंटू 100, दैट इज ये बचा आपके पास 5/4 इंटू 100 के बराबर। ये 100 दे रखा है आपको, 5/4 इंटू 100 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज विल बी इक्वल टू 25%। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 125% हो जाएगा, ये 125%। तो ऑप्शन 4 ना होकर ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Two blocks of 2 kg and 1 kg are in contact on a frictionless table. If a force of 3 Newton is applied on 2 kg block, then the force of contact between the two blocks will be। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की बात करें कि एक सिस्टम हुआ, इस सिस्टम के लिए ये अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ, जिसकी वजह से सिस्टम एक एक्सेलरेशन यानी कि सिस्टम के एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। सबसे पहले पता करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, तो विल बी इक्वल टू कहलाता है ये नेट ड्राइविंग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स हो पूरे सिस्टम के लिए, डिवाइडेड बाय उस सिस्टम में इंक्लूडेड टोटल मास। तो नेट ड्राइविंग फोर्स है आपके पास 3 और टोटल मास है 2 + 1 विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से सिस्टम के पास एक्सेलरेशन। तो पूछ रहा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, तो अगर यहाँ पे FBD ड्रॉ कर लें 1 kg का, FBD ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो इसके FBD से क्या देखने को मिलेगा, अगर ये 1 kg ब्लॉक है तो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में ये रखा हुआ है ब्लॉक, तो ये ब्लॉक इसको इस तरफ पुश करेगा, जिसको कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। पुशिंग नेचर होता है उस डायरेक्शन में, और सिस्टम भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्योंकि सिस्टम का मीनिंग ये है कि जो एक्सेलरेशन सिस्टम का वही 2 kg और 1 kg का भी होना चाहिए जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या लिखेंगे, n विल बी इक्वल टू m इंटू a के बराबर। तो मास है यहाँ पे 1 और एक्सेलरेशन आया 1, तो ये दिखा आपको 1 न्यूटन। तो ऑप्शन आया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। An organ pipe open at both ends is found to vibrate in its first harmonic when sounded with a tuning fork of 140 Hz। देखिए अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो FO विल बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 2LO। फर्स्ट बोला गया फंडामेंटल है तो 2LO के बराबर, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 140 हर्ट्ज के बराबर। इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख लेते हैं।
What should be the length of the pipe closed at one end so that it also vibrate in its first harmonic with the same tuning fork? यानी कि यहाँ पे अगर वन एंड क्लोज हो गया तो ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप, जिसको लिखेंगे NV डिवाइडेड बाई 4LC फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। लेकिन फर्स्ट बोला गया तो ये भी मिलेगा आपको NV डिवाइडेड बाई 4 इंटू LC के बराबर। तो पूछ रहा कि आपसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द ये क्लोज पाइप का क्या होगा, यहाँ पे लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं V/2L और LO दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए क्या LO नहीं है, हाँ LO नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो क्या यहां से हम लोग देखिए पता कर सकते हैं। FC का बोला कि सेम ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए, तो इट मींस सेम ट्यूनिंग फॉर्क के लिए इसको वाइब्रेट करना है, तो V/4LC मस्ट बी इक्वल टू V/2LO मस्ट बी इक्वल टू, जो कि किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 140। V का वैल्यू जान रहे तो LC पता करना है, तो LC विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4 इंटू 140, दैट इज V का वैल्यू दे रखा है 336 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हो गया 560। तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया 0.6 मीटर, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Calculate the number of degree of freedom of molecules of hydrogen in 250 cc of hydrogen gas at NTP। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं ये इंडिपेंडेंट वेज होता है जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर द एनर्जी। तो यहाँ पे अगर बात करें कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सिस्टम का, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विल बी इक्वल टू, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड बाय वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड बाय वन मॉलिक्यूल क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 है, तो कौन सी गैस होती है, डायटोमिक। और डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं किसके बराबर होता है, 5। वही यहाँ पे दे रखा है आपको 5। लेकिन आपको पता करना होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने अवेलेबल होंगे 250 cc ऑफ हाइड्रोजन में। तो जानते हैं हम लोग कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है या 1 मोल की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल इक्वल टू 22400, यहाँ पे वो यहाँ पे सीसी के बराबर। तो पर्टिकुलर गिवन यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल लिखना है ना कि मोल। लेकिन एक मोल में कितना अवेलेबल होता है आपके पास, तो 22400 वॉल्यूम एट एनटीपी के बराबर सीसी में, और अपने पास अवेलेबल टोटल कितना है, तो 250 अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया, तो 3.36 इंटू 10 टू द पावर 22 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल द नेट फोर्स ऑन इट इज 0, देयर विल बी, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। सरफेस मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले लिक्विड या वाटर या फील्ड है, कोई भी यहाँ पे लिक्विड फील्ड है। एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग इनसाइड में, एक मॉलिक्यूल को ऐसे कंसीडर कि जो कंप्लीटली यानी कि इसके फ्री लेयर सरफेस से सबमर्ज्ड है, और एक को कंसीडर कर रहे हैं कुछ ऐसा, क्योंकि बोला गया आपके पास सरफेस मॉलिक्यूल। अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके तरफ लिक्विड चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इस वाले पे, और इधर देखा जाए तो जितना फोर्स अपवर्ड में उतना ही फोर्स डाउनवर्ड में, जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में। अगर इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो फॉर ए और बी के लिए, फॉर ए एंड बी, तो नेट फोर्स तो हो जाएगा यहाँ पे 0। लेकिन जो यहाँ पे सी वाले की बात करें तो सी वाले में जो इधर पोर्शन है यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, नो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, है ना, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं। लेकिन इस वाले पोर्शन में जितना राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा उतना इधर, लेकिन इधर वाले पोर्शन में चूंकि इधर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं, बिलो वाले में मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से ये लेयर कैसे बिहेव करेगा, एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन तरीके से ये बिहेव करेगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
इसी वजह से मस्किटो किसी भी लिक्विड के लेयर में बैठ पाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से। यानी कि जब नेट फोर्स की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर होगा वो इसके पास नेट जो फोर्स होगा वो विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। आगे बात करें, इसी वजह से जब ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन तरीके से बिहेव करेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा इनर वाले मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी से, तब पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन द मॉलिक्यूल इनसाइड, तो बी और डी जहां होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, question number 56. Two metallic wires of identical dimension are connected in series if sigma and 3 sigma are the conductivities of these wires respectively. The effective conductivity of the combination, देखिए यहाँ पे दो वायर को लेंथ वाइज यहाँ पे कनेक्ट किया गया जो कि सेम डायमेंशन के हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, लेंथ सेम। अगर इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, तो आफ्टर कंबाइंड करने पे जो टोटल लेंथ होगा वो 2L, लेकिन इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका जो कंडक्टिविटी है वो मान लेते सिग्मा 1, थर्मल नहीं, कंडक्टिविटी की बात करें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो चूंकि हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L बाई A के बराबर, या जिसको L डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू A रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के टर्म में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल के सम के बराबर। तो यहाँ पे लिखे, लेकिन 2L लेंथ सिग्मा ऑफ इक्विवेलेंट इंटू A विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 इंटू A। चूंकि मटेरियल डिफर कर रहा है लेकिन डायमेंशन सेम है, तो इसलिए L को यहाँ से कट होता चला गया। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, 2 बाई सिग्मा इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2, या फिर सिग्मा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वैल्यूज पुट किए, 2 यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा दे रखा है और सिग्मा 2 यहाँ पे है 3 सिग्मा के बराबर, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 सिग्मा। तो यहाँ से कट हो गया, तो दिखा क्या आपको 3 बाई 2 सिग्मा के बराबर, तो दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू, तो 3 बाई 2 सिग्मा, तो ऑप्शन विल बी यहाँ पे 3, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट पता किए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57. One main scale division of a vernier caliper is a centimeter at nth division of the vernier scale coincide with n minus 2th division of main scale। यानी कि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोल रहा कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर लिया, यहाँ पे सॉरी nth है, तो यहाँ पे n स्केल डिवीजन कॉन्साइड किया किससे, n माइनस 2 ऑफ मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ पे 1 VSD पता कर सकते हैं किसके बराबर होगा, दैट इज n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n ऑफ MSD के बराबर। जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 VSD माइनस 1 ऑफ MSD के डिफरेंस के बराबर। 1 VSD माइनस 1 ऑफ रिवर्स हो गया, 1 ऑफ MSD माइनस मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, दैट इज विल बी इक्वल टू 1 ऑफ MSD माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n ऑफ MSD के बराबर। एलसीएम लिए तो n माइनस n प्लस 2, इसको ओपन कर दिए, डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया आपके पास MSD के बराबर, दैट इज लीस्ट काउंट। n से n कट हो गया, तो लीस्ट काउंट का जो वैल्यू आया विल बी इक्वल टू, यहाँ से दिखा आपको 2 डिवाइडेड बाई n, और MSD आपको दे रखा है यहाँ पे a सेंटीमीटर दे रखा है, तो a सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में, चूंकि सारे आंसर आपके पास मीटर में पूछा गया तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, टेपर माइनस 2 से लिख लिए। तो इसको रिवर्स करके नीचे ले आए, तो 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100 इंटू एन के बराबर, दैट इज a अपॉन 50n। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58. Statement based, if three forces F1, F2, F3 are represented by three sides of triangle and F2 plus F3 is equal to minus F1, then these three forces are concurrent forces and satisfy the condition for equilibrium। यानी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक रिजल्ट आपको देखने को मिला कि ये F2 और प्लस F3 और माइनस जो F1 है इसको भी इधर ट्रांसफर किए, F1 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि ये कंडीशन किसका आ गया, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का कंडीशन आया तो जान रहे हैं यहाँ पे एक लामीज थ्योरम अप्लीकेबल है।
तो लॉमीज थ्योरम ही बोलता क्या कि 3 कॉन्करेंट जो एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले फोर्सेस हो, अगर 3 फोर्सेस किसी पार्टिकल पर जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं एक्ट हो और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो लॉमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। तो यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड के पास चलते हैं। ट्रायंगल मेड अप ऑफ 3 फोर्सेस F1, F2, F3 एज इट्स साइड टेकन इन द सेम ऑर्डर सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। यानी सेम ऑर्डर का मतलब अगर फर्स्ट फोर्स ले रहे हैं हम लोग F1, सेकंड इसी के हेड से शुरू किए और ऐसे कंसीडर करें कि ताकि ये क्लोज लूप बना सके, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो भी क्या प्रोवाइड कराएगा, एक नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब ये भी कंडीशन आ गया ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का, तो ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। Consider following statement: the junction area of solar cell is made much wider compared to a photodiode। पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द आया सोलर सेल। ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का ये जो सोलर का सोर्स यानी सन रेज, तो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करे, वाइडर होना चाहिए, तभी तो इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। दूसरा बोला गया कि सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस। ये बात करेक्ट है, क्योंकि इसका जो कट इन वोल्टेज होता है, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो I और V का, वो कट इन वोल्टेज होता है 0। यानी कि कट इन वोल्टेज 0 होने की वजह से इसके पास कोई भी सोर्स नहीं होता, बैटरी सोर्स एक्सटर्नल बायस का, तो ये भी करेक्ट हो गया। LED इज मेड ऑफ हाईली डोप्ड PN जंक्शन। ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कट इन वोल्टेज होता है, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन केस ऑफ LED I और V, तो इसका कट इन वोल्टेज 1.2। कट इन वोल्टेज का मतलब जहाँ पर ये कंडक्ट करना शुरू करे तो 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में कंडक्ट करना शुरू होता है। ये तभी पॉसिबल जब LED मेड हो हाईली डोप्ड PN जंक्शन का, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन हो सके। डी की बात क्या, इंक्रीजेज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज ऑफ LED लाइट इंटेंसिटी। ये बात तो करेक्ट है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड करंट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है मिली एम्पियर में, ये भी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है मिली एम्पियर में, इसलिए इसको ऐसा लिख लिए। लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो LED का जो फैब्रिकेशन होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एक लिमिट होता है, यानी जहाँ पे सेफ करंट तक ही ये पास हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब इस पे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तब यहाँ पे करंट फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से इसमें यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू करता है। ये जानते हैं ऐसा हम लोग, इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मान लीजिए करंट आप ज़्यादा बढ़ा दिए तो इसके सेफ करंट से लिमिट अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि ये हॉट होकर ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ये वर्क करना बंद कर देगा। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। LED हैव टू कंडक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर एमिशन ऑफ लाइट, वो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, तो E करेक्ट है। तो A B C E जहां होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस एज, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको s इक्वल टू 8 प्लस 3t प्लस दैट इज 4t स्क्वायर। पूछ कर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8t मिला। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछा गया, तो 3 प्लस 8, जहाँ पर t वहाँ पे 5 पुट कर दिए, तो ये हो गया आपके पास कितना 43 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। An element delta L is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current I is equal to 20 ampere. The magnetic field on the y axis at a distance of 0.25 मीटर। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे j कैप, चूंकि y एक्सिस के लॉन्ग लिख सकते हैं, फ्रॉम द एलिमेंट डेल्टा x ऑफ। और डेल्टा x की बात करें तो ये आपको दे रखा है डेल्टा L इंटू आई कैप, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ये डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू आई कैप के बराबर, तो ये डेल्टा L विल बी इक्वल टू डेल्टा x इंटू आई कैप।
डेल्टा एक्स ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ आपको दे रखा है, तो पूछा कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होगा। तो जानते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से बात करें तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे प्रोड्यूस होने वाला, तो लिख रहे हैं यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यह टेस्ला में ऐसा लिखा करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ गया 10 टू द पावर -7। करंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20 एम्पियर। और डीएल की बात की, दे रखा है डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा एक्स का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 2/100 ऑफ आई कैप, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। क्रॉस आर का वैल्यू आपको दे रखा है 0.25 जे कैप डिवाइडेड बाई 0.25 का होल क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे यहाँ टेस्ला में। रिमेंबर हम लोग वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, फिर यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका मॉड लेकर लिख लेंगे, डायरेक्शन को हटा लेंगे यहाँ से। तो डी बी विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू ये करें, इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 20 इंटू ये हो जाएगा 2/100 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 का होल क्यूब। और ये आपके पास आई क्रॉस जे, जानते हैं यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, आई यहाँ पे जे, यहाँ पे के, तो आई क्रॉस जे आपको मिला यहाँ पे के कैप टेस्ला के बराबर। सॉल्व किए तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो के कैप यहाँ से रिमूव, एक 0.25 से 0.25 कट हो गया, ये यहाँ से इधर मिलेगा आपको कितना 2, और ये ऐसे कट हो गया, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर, ये आपके पास बचा -8 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ को और सॉल्व किए तो आगे आपके पास ये 6.4 है ना। क्यों? क्योंकि आप इसको देखिए और लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 25 नीचे होगा, लेकिन ये 100 में हो जाएगा। देखिए इसको फिर से लिख ले रहे हैं, इंटू यहाँ से देखिए 100 और यहाँ से मिला आपको 100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 25 इंटू 25, ये 444, ये आ जाएगा आपके पास 64, यानी कि वैल्यूज जो दिखने लगा वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला के बराबर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। A person sitting firmly over a rotating stool has his arms stretched. If he holds his arms, his angular momentum about the axis of rotation क्या हो जाएगा? देखिए जानते हैं पूरे सिस्टम में बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम में क्या है 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो रोटेटिंग के लिए L मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि होता है I ओमेगा के बराबर। अगर यहाँ पे आर्म को स्ट्रेच कर रहा है या आर्म को यहाँ पे मतलब फैला रहा है या फिर यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है, तो आइदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम लोग m इंटू आर स्क्वायर, चूँकि r यहाँ पे बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ताकि इसका L जो हो वो रिमेन कांस्टेंट हो। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। A coil of 600 tons and area 0.3 meter square is rotated at half a revolution per second and is placed in uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to axis of rotation of the coil. The maximum voltage generated in the coil क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या ये यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, यानी पीरियोडिक EMI की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जानते हैं किसके बराबर होता है, तो NBA ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू। तो ई मैक्स आपसे पूछा गया क्वेश्चन में विल बी इक्वल टू N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स है दे रखा है 600, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 इंटू एरिया दे रखा है 0.3 इंटू ओमेगा देखिए यहाँ पे दे रखा है हाफ और रिवोल्यूशन, तो हाफ पहले हाफ लिख लेते हैं, रिवोल्यूशन है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, पर सेकंड है तो टी का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, बिकॉज ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी या ओमेगा को जानते हैं हम लोग डी थीटा बाई डी टी भी लिखते हैं,
है ना। तो थीटा यहाँ पे दे रखा है आपको रिवोल्यूशन में, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 113 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। Two identical particles each of mass m go round a circle of radius 2a under the action of their mutual gravitational attraction। यानी कि यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे कंसिडर किए डायमेट्रिकली अपोजिट, जिसका यहाँ पे सेंटर C, ये यहाँ से रेडियस दे रखा आपको 2a के बराबर। द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी, क्या होगा, देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर इस पार्टिकल के लिए, तो इसके पास लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स दिस, और लेकिन ये रोटेटिंग फेज में तो इसके पास एक लगेगा यहाँ पे शूडो फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे एफ जी मस्ट बी इक्वल टू एफ पी। एफ जी की बात करें तो g टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको 4a का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मास इंटू 2a इंटू ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे आर आपको दे रखा है यहाँ पे रेडियस, है ना, ये होता है m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, चूंकि ये आपको दे रखा है रेडियस के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और सॉल्व किया तो एक m से एक m कट हो गया, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई तो आ गया आपके पास 32। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई ये 16 इंटू 2 हो गया ये 32a और स्क्वायर मिलके a क्यूब। तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट दैट इज जी एम डिवाइडेड बाई 32a क्यूब। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Which figure shows the correct variation of applied potential difference V with photoelectric current I for two different intensities of light I1 less than I2 of same wavelength। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ई वी नॉट, ये मेजरमेंट होता है के मैक्स का, जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका यहाँ पे इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन सेम फॉर इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2 के लिए। जबकि PEC की बात करें, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इस केस के लिए ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। Two wires of same length and radius are joined end to end and loaded. The Young's modulus of material of the two wires are y and 2y. The combination behave as a single wire. Then देखिए ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिसमें दो वायर एंड टू एंड कनेक्ट किया गया, एंड टू एंड, ताकि वो बिहेव करे एज ए वन वायर की तरीके से। इसका यंग्स मॉडुलस अगर y1 है, ये y2 है। तो जानते हैं हम लोग ये कॉम्बिनेशन किस में आता है, सीरीज में, और सीरीज के लिए y इक्वलेंट यंग्स मॉडुलस का इक्वलेंट वैल्यू तो 2y1 y2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 के बराबर। 2y1 का वैल्यू आपको दे रखा है y और y2 दे रखा है आपको 2y डिवाइडेड बाई y प्लस 2y, दैट इज ये आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ y के बराबर इक्वलेंट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4/3y, तो 1 आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। Assertion is based, Earth has atmosphere whereas Moon does not have any atmosphere। देखिए कोई भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस प्लेनेट के गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम हो, जिसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 kBT बाई स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू VE। फॉर अर्थ के लिए बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहा है। रीजन क्या था, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, यानी रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3, जिसमें असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
ए मिरर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ m इक्वल टू 1/5 दे रखा है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा. देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो चूंकि मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन की बात करें तो मिरर के केस में होता है -v/u, और m अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे रियल इमेज की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो u मस्ट भी यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव, और m को लाना है पॉजिटिव तो v यहाँ पे होना चाहिए मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि ताकि इमेज कैसा बने यहाँ पे वर्चुअल. अगर वर्चुअल इमेज होगा तभी उसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और u अगर रियल है तो उसको क्या लिखेंगे नेगेटिव. तो यहाँ पे u नेगेटिव v पॉजिटिव, तो ये बना देगा m को पॉजिटिव, और क्वेश्चन में दे रखा है m 1/5, तो इसका मतलब v मस्ट बी यहाँ पे वर्चुअल एंड पॉजिटिव, है ना. तो देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं जिसमें फोकल लेंथ पूछा गया, तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव, यहाँ पे कंसीडर करते हैं फोकल लेंथ अपने आप अगर नेगेटिव आ रहा तो यहाँ पे अपनी बात सही हो जाएगी. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे मान लेते हैं इसका इमेज है. अगर यहाँ वर्चुअल है तो जानते हैं इरेक्ट बनता है, यहाँ पे इमेज की बात कर रहे हैं. इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 60 सेंटीमीटर. ये है यहाँ पे v का पोजीशन, तो मान लेते हैं यहाँ से x है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये इसका पोल. तो अगर यहाँ कंसीडर करें u को चूंकि रियल मान है तो u का वैल्यू x मान लिए तो -x पुट करेंगे, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. साइड डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करते हैं, इंसिडेंट लाइट की दिशा में साइड डिस्टेंस को पॉजिटिव, उसके अपोजिट दिशा में साइड डिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग नेगेटिव. तो यहाँ पे v का वैल्यू भी आप बता सकते हैं किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज प्लस का 60 - x के बराबर. तो कह रहा है यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो सिंस m विल बी इक्वल टू जानते हैं माइनस का v/u, m का वैल्यू है 1/5 माइनस में लिखे, और v का वैल्यू आपके पास आ गया ये 60 - x के बराबर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपने कंसीडर किया -x, तो माइनस माइनस कट हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x इक्वल टू ये हो गया आपके पास 300 - 5x के बराबर, तो ये हो गया 6x इक्वल टू 300, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 50, यानी u की वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 50. जैसे यहाँ पे u की वैल्यू 50 मिल गया तो यहाँ पुट कर दिए, तो v का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 60 - 50, दैट इज ये 10 के बराबर, है ना. ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए. देख लेते एक बार फिर से, क्रॉस किया यहाँ पे, ये आ गया -5 इधर लिए तो 6x, ये आ गया 50 के बराबर. अब पूछा गया कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज कर लेते हैं 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f. v का वैल्यू है 1/ ये प्लस का 10 प्लस 1/u का वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 50, तो 1/f. तो यहाँ से 50 देखिए एलसीएम ले लिए, जैसे 50 एलसीएम लिए तो ये आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पे -5 या देख लेते हैं उसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं. देखिए एलसीएम लेकर ये वैल्यूज आपके पास कुछ ऐसा दिखा, 1/10 - 1/50 इक्वल टू 1/f, तो 1/f विल बी इक्वल टू 50. यहाँ पे एलसीएम तो ये आ गया 5 - 1 दैट इज 4/50, दैट इज ये हो जाएगा f का वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर के बराबर. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, लेकिन अपना जो वैल्यू आया वो क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे f पॉजिटिव आया, और f पॉजिटिव आया तो यहाँ पे ये बनेगा क्या कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ना कि कॉनकेव मिरर. तो ऑप्शन अपने पास दिखा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. When 12 volt potential difference is applied across a wire of length 0.2 meter, the drift speed of electron is 5 × 10⁻⁴ meter per second. If the electron density in the wire is 4 × 10⁻28 per meter cube, the resistivity of the material will be equal to. देखिए जानते हैं क्या ओम्स लॉ से V बराबर I × R लिख सकते हैं. I लिखे और R की वैल्यू तो जानते हैं ρl/a होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं और V इज इक्वल टू, और I किसी कंडक्टर के लिए तो NEAVD के बराबर इंटू रो इंटू L डिवाइडेड बाई ये A से A कट हो गया, तो रो का वैल्यू आपके पास आ गया V डिवाइडेड बाई A से A कटने पे ये आ गया N इंटू E इंटू L इंटू VD के बराबर. अब सारी वैल्यूज को सिर्फ पुट कर देना यहाँ पे आंसर. तो V आपको दे रखा है क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस है 12, तो 12 लिखे डिवाइडेड बाई नंबर दे रखा है आपको कितना है 4 × 10⁻28, तो 4 × 10⁻28, जबकि E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 10⁻⁻19
इंटू लेंथ, लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 मीटर इंटू वीडी, वीडी है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड के बराबर है ना, पर सेकंड के बराबर। तो इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। The horizontal range is 4 times the maximum height attained by a projectile. The angle of projection, देखिए किसी प्रोजेक्टाइल के लिए जानते हैं हम लोग एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करें तो 4h max डिवाइडेड बाई r के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा कि जो रेंज है वो भी 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के बराबर, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया। और tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF E. The current amplitude at resonant frequency is I0. If the value of resistance R becomes 4 times of its initial value, the amplitude of current at resonance। देखिए एक शब्द आया यहाँ पे रेजोनेंस। रेजोनेंस का मीनिंग क्या हो गया कि XL मस्ट बी इक्वल टू XC, यानी उस केस में जो इम्पीडेंस होगा सर्किट में वो मिनिमम होगा सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर। तब उस केस में सर्किट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम दैट इज V डिवाइडेड बाई Z के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग याद करें तो IRMS लिखा करते विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z मिनिमम, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R के बराबर। तो यहाँ पे पीक वैल्यू आपसे दे रखा है, पीक वैल्यू देखिए एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I0 डिवाइडेड बाई √2 विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई R फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में यही पीक वैल्यू पूछ रहा है जो कि IRMS के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो I0 डैश डिवाइडेड बाई √2 विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के कर दिया 4R के बराबर। तो देखिए इन दोनों को डिवाइड किए तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया I0 डिवाइडेड बाई I0 डैश विल बी इक्वल टू 4। तो I0 डैश आपको दिखा यहाँ पे I0 डिवाइडेड बाई 4, तो ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा t, दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है और एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन लिख ली है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। लेकिन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओवर एनी गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल, लेकिन एवरेज पोटेंशियल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो एनी टाइम इंटरवल में देखिए टाइम बदलेगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस आ रहा, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। इसी बात को अगर ऐसे बोला जाए कि इन वन टाइम पीरियड के लिए, तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए ये वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के बराबर। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग एवरेज, क्योंकि ये वैल्यू हो जाता है 0 के बराबर, तो इसकी रिजल्ट आएगा दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन ये कब हुआ? फॉर वन टाइम पीरियड के लिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और ये भी जानते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इक्वल होता है यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम्स इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म। तो ये करेक्ट हो गया। तो जहाँ सी और डी वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट
Question number 73. The mass of a proton, neutron and helium nucleus are respectively 1.0073 U and 1.0087 U. Atomic mass unit दे रखा है 4.0015 यहाँ पे atomic mass unit. The binding energy per nucleon of helium nucleus पूछा गया. Helium nucleus की बात करें तो 2He4, जहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो 2, एटॉमिक मास है 4 जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको मिल गया यहाँ पे 2 के बराबर. तो पूछ रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा एम लिखेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे मास ऑफ द रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर. आइदर ये एंडोथर्मिक आइदर ये एक्सोथर्मिक के टर्म में भी बात कर सकते हैं हम लोग अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे. तो यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लेकर, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स, चूंकि 2 यहाँ पे न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है तो 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं. तो 1.0073 प्लस 1.0087 ये 2 टाइम्स, और इसमें माइनस कर दे रहे हैं मास ऑफ द यहाँ पे इसके हीलियम का जो कि दे रखा है कितना 4.0015 U के बराबर. ये वैल्यूज आपको यहाँ से दिखा. अब यहाँ पे चूंकि एटॉमिक मास यूनिट है तो जानते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आपको मिला पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका वैल्यू यहाँ पे देखो किसके बराबर आता है. ये वैल्यू आपको मिलेगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. और पूछा क्या गया आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा. दैट इज 28.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है इसका हीलियम न्यूक्लियस का 4 विल बी इक्वल टू 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. देखिए मैच द कॉलम यहाँ दे रखा है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे कंसीडर किए, अबाउट एनी टेंजेंट, तो ये टेंजेंट इससे पास कराता हुआ इसको ए लिखे. तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके यहाँ पे बीच का सेपरेशन आर, ये सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट जिसको ए बोला गया विल बी इक्वल टू फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. तो ये सॉलिड है तो 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 7/5 ऑफ एम आर स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे फर्स्ट का ए का सेकंड होना चाहिए. तो जहाँ पे ऑप्शन ए का सेकंड होगा उसको देखेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सिमिलरली अगर यहीं पे हॉलो स्फीयर की बात करें तो सेम यहाँ पे रिजल्ट हम लोग फिर से अप्लाई कर रहे हैं आई ए, लेकिन ये होता कितना है भाई 2/3 ऑफ एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, और तो ये आ गया आपके पास 5/3 ऑफ एम आर स्क्वायर. तो यहाँ पे बी का होना चाहिए फर्स्ट, तो ए का सेकंड बी का फर्स्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर बोला गया, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अबाउट डायमीटर, तो होता है सेंटर से पास होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एम आर स्क्वायर, बट डायमीट्रिकली पास होने वाला तो हाफ हो जाता है यहाँ पे. तो यह दिखेगा यहाँ पे सी का फोर्थ. तो यहाँ पे इसका कितना आ गया यहाँ पे थर्ड. तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, जहां दिखा वो आंसर. तो देख लेते हैं अपने पास ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड. तो ऑप्शन आया आपके पास यहाँ पे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. The radiation pressure exerted by a 600 watt light source on a perfectly reflecting surface placed at a 3 meter away. देखिए perfectly reflecting के लिए रेडिएशन प्रेशर जस्ट फार्मूला बेस्ड, तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो 2I डिवाइडेड बाई सी, दैट इज 2 और I को लिख सकते हैं पावर डिवाइडेड बाई एरिया, और यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट. तो 2 पावर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 600 वॉट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और एरिया चूंकि यहाँ पे चारों तरफ की बात हो रही तो 4πr स्क्वायर लिखे, स्फेरिकल शेप बनेगा तो 4πr स्क्वायर. तो इसको 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे. तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख के सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4π दे रखा है तो पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 3.14 और इसकी वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर -8 पास्कल के बराबर. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3.
Next. Question number 76. A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in figure. Heat rejected by the gas during the cycle क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो Q विल बी इक्वल टू वर्क डन। और किसी भी पीवी ग्राफ के लिए तो वर्क डन क्या होता है, वो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये बताता है आपको वर्क डन। लेकिन अगर यही साइक्लिक प्रोसेस आपका क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, और साइक्लिक प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हम लोग लिखा करते हैं यहाँ पे नेगेटिव। तो पूछा आपसे हीट रिजेक्टेड, तो Q विल बी इक्वल टू मस्ट बी नेगेटिव फॉर रिजेक्टेड नेगेटिव, और वर्क डन फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे एरिया की बात कर लेंगे तो विल बी इक्वल टू एरिया, चूंकि यहाँ पे देख रखा है रेक्टेंगल फॉर्म में, तो L इंटू बी, तो दैट इज विल बी इक्वल टू 3V माइनस V, और ये दिखेगा आपको 2P माइनस P विल बी इक्वल टू 2P इंटू V, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट। Question number 77. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.3 mm. If the slit separation is increased to 0.6 mm, the percentage change of the fringe width. देखिए फ्रिंज विथ की बात करें तो बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, यानी फ्रिंज विथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। तो बोल रहा है यहाँ पे बीटा 2 बाई बीटा 1 विल बी इक्वल टू क्या D1 बाई D2 लिखें, और D1 आपको फर्स्ट केस में दे रखा है 0.3 mm, ये दे रखा है 0.6 mm, तो ये वैल्यू आ गया 1/2। इट मीन्स यहाँ से बीटा 2 विल बी इक्वल टू बीटा 1 डिवाइडेड बाई 2। पूछ रहा है यहाँ पे चेंज, तो चेंज के लिए लिख लेंगे यहाँ पे बीटा 2 माइनस बीटा 1। परसेंटेज चेंज की बात किया तो डिवाइडेड बाई बीटा 1 इंटू लिख लेंगे यहाँ पे 100 के बराबर ये परसेंटेज चेंज। तो बीटा 2 की वैल्यू पुट किया, दैट इज बीटा 1/2 माइनस बीटा 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1 का मॉड इंटू यहाँ पे लिखेंगे 100 के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 मॉड में इंटू 100 विल बी इक्वल टू 50%, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट। Question number 78. A string of length 2 meter and mass 8 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 10 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator. सेट इनटू वाइब्रेशन, तो कितना वाइब्रेशन हो रहा है हम लोगों को नहीं पता, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से कुछ पता करेंगे पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है, क्योंकि यूजिंग एन एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी दे रखा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का सेपरेशन होता है λ/2, तो हम लोग से λ/2 एक्चुअल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ना कि लैम्डा, तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो पहले जानते हैं हम लोग यहाँ पे जब स्ट्रिंग अटैच्ड हो दोनों एंड से तो F विल बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 2L, जहाँ पे N इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई 2, और V को लिख सकते हैं √T डिवाइडेड बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज, N पता नहीं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में, लेंथ विल बी इक्वल टू 2 मीटर, √ टेंशन, टेंशन का वैल्यू क्वेश्चन में है 10 न्यूटन के बराबर, और म्यू जानते हैं हम लोग लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। मास दे रखा है क्वेश्चन में 8 ग्राम, तो 10⁻³ kg में कन्वर्ट किए, बाई लेंथ से लिखे, तो ये हो गया 4। इसको और सॉल्व किए तो 50 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4 √, ये ऊपर लेकर गए तो इसको 10⁴ डिवाइडेड बाई 4, तो विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2, तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो n विल बी दिखा आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिखे 4 के बराबर, यानी नंबर ऑफ जो यहाँ पे ऑसिलेशंस होंगे वो 4 के बराबर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं L विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ λ/2, तो λ/2 विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई L है यहाँ पे 2 और n पता किए 4, दैट इज λ/2 का जो वैल्यू आया वो आ गया आपके पास 1/2। 1/2 का मतलब ये हो गया आपके पास 0.5 मीटर, लेकिन पूछा किस में गया है, सेंटीमीटर में, तो विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79.
A parallel plate capacitor filled with a medium of dielectric constant 4 is connected across a battery and is charged. The dielectric slab is replaced by another slab of dielectric constant 5. Then the energy of the capacitor. देखिए फील्ड विद बोला गया तो इसका मतलब कंप्लीटली फील्ड की बात करेंगे हम लोग, अदरवाइज पार्शियली होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मेंशन करता। तो जानते हैं हम लोग कैपेसिटर विद फील्ड किया गया कैपेसिटेंस से तो मस्ट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट के। तो यहाँ पे इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट होगा वो हाफ ऑफ के इंटू सी नॉट इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो ये 1/2 सी नॉट इंटू वी स्क्वायर इंटू यहाँ पे के का वैल्यू फर्स्ट केस में दे रखा है 4। तो पहले u1 ये लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड केस में यही डायरेक्टिक कांस्टेंट के से बदल के मतलब 4 से बदल कर अब हो गया के का वैल्यू दैट इज 5 के बराबर। तो अब लिखेंगे हाफ ऑफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर इंटू 5 के बराबर। तो अगर यहाँ पे डेल्टा यू की बात करें तो चेंज की बात करें u2 माइनस u1 दैट इज हाफ ऑफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज हाफ ऑफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर के बराबर दैट इज डेल्टा यू। तो पूछा क्या गया आपसे कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीजेस बाई या डिक्रीजेस बाई पूछ रहा है यहाँ पे, वो भी परसेंटेज भी पूछा। तो परसेंटेज की बात करें तो डेल्टा यू बाई यू विल बी इक्वल टू ये आपके पास डेल्टा यू का वैल्यू हाफ ऑफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू था आपके पास हाफ ऑफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर बट यहाँ पे 4 इंटू और डायरेक्टिक कांस्टेंट इंटू 100 ये इससे कट हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास 25%। तो यहाँ पे आंसर क्या दिखा आपको इंक्रीजेस बाय 25%। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। A particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source. The displacement time graph that describes the motion of the particle is। देखिए अगर यहाँ पे कांस्टेंट पावर की बात किया जाए तो पावर को हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पावर का पहले डायमेंशन तो ml² t-3 और ये दे रखा है कांस्टेंट के बराबर। एक हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से पता करने चल रहे हैं कि कैसे यहाँ पे डिस्टेंस को टाइम के साथ वेरिएशन से देख रहे हैं, अदरवाइज तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होगा। लेकिन हम लोग डायमेंशन की हेल्प से देखो यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। तो l² t-3 मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कि l² प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चूंकि नीचे से इधर गया तो क्या दिखा 3 यानी l प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास 3/2। l क्या है डिस्टेंस आपका, टाइम का यहाँ पे फैक्टर देखा 3/2। तो वेरिएशन लीनियर तो होगा नहीं, यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोलिक भी नहीं कि कांस्टेंट भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। Paramagnetic substances are aligned themselves along the direction of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये बात करेक्ट है क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा नहीं होता। बाकी फेरो और इसमें पैरामेट्रिक मटेरियल में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये अपने आप को अलाइन करेगा अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल नहीं, अट्रैक्ट नहीं होता ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे। है ससेप्टिबिलिटी जानते हैं हम लोग, ससेप्टिबिलिटी इन केस ऑफ डाया की बात करें तो ये होता है नेगेटिव और यहीं पे हम लोग पैरा की बात करें तो पॉजिटिव और यहीं पे बात करें फेरो के लिए तो वो ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी तो डाया का होता है। यहाँ पे पूछा गया आपसे पैरा के बारे में तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो जहाँ ए और सी वो आंसर, तो ऑप्शन है आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। What percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to stationary particle? ये लाइन स्टेटमेंट जरा ध्यान दीजिएगा। What percentage of kinetic energy of moving particle is transferred to stationary particle when it strikes the stationary particle of 7 times of its mass। यानी अगर यहाँ पे ये m1 है, ये स्ट्राइक कर रहा है u1 से और ये यहाँ पे दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ, जिसको हम लोग यहाँ पे m2 भी लिख लेंगे 7 टाइम्स ऑफ m के बराबर अगर इसको m माने। और ये कैसा है रेस्ट पे और कोलिजन कैसा है हेड ऑन इलास्टिक है। तो ऐसा कंसीडर किए टकराने के बाद में ये किधर गया तो v1 मान लेते हैं और टकराने के बाद में
ये m2 जो कि 7m के बराबर है, तो इधर चलना शुरू कर दिया। तो कह रहा कि क्या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा, वही पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल। यानी ये मूविंग वाला पार्टिकल और ये स्टेशनरी वाला पार्टिकल जब चलना शुरू कर दिया तो पूछ रहा परसेंटेज कितना ट्रांसफर हुआ। तो देखिएगा कैसे इसको लिखेंगे भाई, परसेंटेज विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू 100, लेकिन K2 किसके लिए, टू बॉडी के लिए, और K1 किसके लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए। यहाँ पे रिमेंबर यहाँ डिक्रीज नहीं लिखेंगे K2 माइनस K1, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं पूछ रहा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे K2 बाई K1 के बराबर। जहाँ पे V2 यानी वेलोसिटी इसकी पता करना पड़ेगा ये लिखने के लिए, तो V2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस EM1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस EM1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। पहले ये फॉर्मूला लिखिए, आफ्टर कोलिजन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, U2 है 0 तो इसको यहाँ पे लिखे 0 के बराबर। तो V2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, M1 का वैल्यू M है और U1 को यहाँ U मान लेते हैं, ये वैल्यू M है और ये वैल्यू 7M के बराबर, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया U/4। तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप, हाफ इक्वल टू हाफ लिखे, K2 हो जाएगा यहाँ पे, मास कितना है इसका 7M इंटू V2 का स्क्वायर, तो V2 है आपके पास क्वेश्चन में U/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल में हाफ लिखे, मास इसका M है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे U स्क्वायर इंटू लिखे 100 के बराबर। तो हाफ ऑफ MU स्क्वायर कट हो गया, तो ये आपको बचा कितना भाई 700 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 16। तो 700 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 16, जब इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 43.75% के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Next question number 83. In a compound microscope, the magnified virtual image is found at a distance of 25 cm from the eyepiece 25 cm. The focal length of its objective lens is 1 cm. If the magnification is 162 and the tube length of microscope is 27 cm, then the focal length of the eyepiece. देखिए हम लोग माइक्रोस्कोप के लिए बात करें तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO1 प्लस D/FE और ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोज प्लेस किया जाए टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जब वेरी क्लोज प्लेस किया जाएगा प्रिंसिपल फोकस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, तो UO ट्रीट होगा जस्ट इक्वलेंट टू FO, एंड इमेज जो फॉर्म हो वो वेरी क्लोज टू द आई लेंस हो या आई पीस लेंस हो, तब उस केस में VO विल बी इक्वल टू यहाँ पे L के बराबर, जो कि कहलाता है लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किए तो दैट इज कैपिटल M विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई FO 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE। ऐसा लिखे, M का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 162 इज इक्वल टू L यहाँ पे दे रखा है 27 सेंटीमीटर, तो 27 लिखे डिवाइडेड बाई FO मैग्निफिकेशन यहाँ पे पावर दे रखा है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ का 1, तो 1 प्लस और D दे रखा है 25 डिवाइडेड बाई FE। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए, ये रिजल्ट आ गया 162 डिवाइडेड बाई 27 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई FE। तो ये हो गया 6 इक्वल टू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई FE, तो 25 डिवाइडेड बाई FE विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से FE का वैल्यू आ गया दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. A cycle tire bursts suddenly. What is the type of this process? जब suddenly की बात होती है यहाँ पे, तो ये प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, यानी सिस्टम और सराउंडिंग से यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. The radius of electrons third stationary orbit in Bohr's atom is capital R. The radius of fourth orbit will be. देखिए हम लोग जानते हैं अगर रेडियस ऑफ इसकी बात करें तो R विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे R0 इंटू एन स्क्वायर के बराबर, जिसको 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड लिखते हैं। और यहाँ पे बात करें हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बहुत सारे एटम के, तो इसको R0 मान लिए। तो यहाँ पे बोला गया 3, तो R3 विल बी इक्वल टू R0 इंटू 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 R0। ये दे रखा है आपको कैपिटल R के बराबर, तो
तो आर नॉट का वैल्यू पता कर लिए, दैट इज r/9। फिर पूछ रहा फोर्थ के लिए क्या होगा, है ना, द फोर्थ रेडियस के लिए, तो r4 विल बी इक्वल टू r0 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू r0, दैट इज 16 इंटू r0 का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज r डिवाइडेड बाई 9। तो 16/9 इंटू r, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.77 r के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। A 4 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 37 degree with respect to the horizontal axis। ये आपको दे रखा थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। ये यहाँ पे ब्रिक्स है जो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर अ सरफेस विच इज इंक्लाइंड एट 37 विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस क्या होगा, तो जानते हैं यहाँ पे इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा mg sin थीटा। जस्ट बिगिन टू स्टार्ट का मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करे, तो F मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे या ग्रेटर देन, दैट इज mg sin थीटा के बराबर। ये क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा के बराबर। तो म्यू एस और एन हो जाएगा यहाँ पर mg cos थीटा इंक्लाइंड सरफेस के लिए, ऐसा हम लोग जानते हैं, दैट इज mg इंटू साइन थीटा। mg कट हो गया तो इट मीन्स tan थीटा आ गया म्यू एस के बराबर। तो म्यू एस विल बी इक्वल टू tan 37 जो कि होता है 3/4, जिसको 0.75 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आया आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। The current sensitivity of moving coil geometry is increased by 20%. This increase is achieved only by changing in the number of turns of a coils and area of cross section of the wire while keeping the resistance of the galvanometer coil constant. The percentage change in the voltage sensitivity, तो current sensitivity SI will be equal to number of division divided by current. Similarly voltage sensitivity will be equal to number of division divided by, यहाँ पे voltage लिख रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड किए तो SI डिवाइडेड बाई SV विल बी इक्वल टू यहाँ पे थीटा बाई I डिवाइडेड बाई थीटा बाई V के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया V बाई I, और V बाई I जानते हैं हम लोग किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये R के बराबर। तो यहाँ पे SI विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ SV। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को बोल रहा कांस्टेंट रखा गया, जैसे ही रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा गया तो SI प्रोपोर्शनल हो गया SV के, तो जो चेंज SI में वही चेंज SV में। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेम, यानी 20% इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। A pipe open at both ends has a fundamental frequency n in air, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर इसका लेंथ L है सॉरी F विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2LO, जिसको हम लोग यहाँ पे V डिवाइडेड बाई 2L, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये n दे रखा है। दिस द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, देखिए अब इसको वाटर में वर्टिकली डिप्ड कर दिया गया, सो दैट 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इज इन वाटर, यानी ये यहाँ पे जो पोर्शन है टोटल लेंथ का शुरू का 3/4, तो यहाँ पे रेस्ट कितना बचा अब आपके पास भाई L/4। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम, तब इस केस में ये बन क्या गया क्लोज, और क्लोज के लिए जो फ्रीक्वेंसी लिखने चल रहा है F विल बी इक्वल टू ये पे NV डिवाइडेड बाई 4 है, लेकिन फंडामेंटल बोला गया तो फंडामेंटल है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप V डिवाइडेड बाई 4 इंटू L, लेकिन L की जगह पे कितना आपके पास लेंथ है, दैट इज L/4, तो ये आ गया V बाई L। और यहाँ से देखते हैं V बाई L किसके बराबर है भाई, V बाई L विल बी इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2n के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। An alternating EMF E is equal to 360 sin 120 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/√2 pi Henry. If an AC ammeter is connected in the circuit, its reading will be, देखिए हम लोग एमीटर की बात करें तो एमीटर ऑलवेज रीड यहाँ पे IRMS वैल्यूज,
तो IRMS विल बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL। VRMS तो यहाँ पे पीक वैल्यूज दे रखा है तो इसको लिखना है VRMS में, तो 360 डिवाइडेड बाई √2, पीक वैल्यू का 1/√2, और ये होता है ओमेगा इंटू एल, बिकॉज जानते हैं XL जो होगा वो ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा क्वेश्चन में दे रखा है साइन के साथ में, दैट इज 120 इंटू पाई, और एल की वैल्यू दे रखा है 1/√2 पाई। 1/√2 पाई, पाई कट गया, रूट से रूट कट हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 3 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 90, ए वायर X ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर Y of length 30 meter. The wire Y carries a current of 6 ampere. The distance between two wires is 4 centimeter. A current flows in the same direction. The force acting on the wire. देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे Y के बारे में दे रखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये X होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, तभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फोर्स मिलेगा, क्योंकि जान रहा है कि अगर ये वायर ऐसे है, इस वायर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस वायर की वजह से इस पूरे प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कुछ ऐसे पता करते हैं। आई ये यहाँ पे थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर इधर, तो इधर आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर की वजह से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू द प्लेन होगा। यानी अगर हम लोग फोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑन अ वायर अगर एक्स लिख रहे हैं तो करंट इन अ वायर एक्स, लेंथ ऑफ द वायर एक्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई लिखा करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यानी कि करंट यहाँ पे कितना आपके पास 4 दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है इसका क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है टोटल 20 सेंटीमीटर, तो -2 लिख लिए, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लिखेंगे तो म्यू नॉट आई इन वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी के बराबर, जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे वैल्यूज। तो देखिए कितना हो गया आपके पास 80 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू ये 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिए। देखिए यहाँ से ये 4 पाई कट हो गया, ये 3 हो गया है ना, ये 4 से 4, ये 4 पाई कट हो गया, ये 3 हो गया, ये -2 के -5 हो गया। तो यहाँ से फिर से लिख लेना है 80 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 पाई कट कर दिए, ये हो गया आपके पास 3 इंटू इसको ऊपर लेकर गए तो 10 टू द पावर -5 बचा आपके पास, तो ये -5 और ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा आपके पास 240 इंटू 10 टू द पावर -7, जिसको और क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग 24 इंटू 10 टू द पावर -6, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। तो ये था आज आपका स्टूडेंट डिस्कशन। थैंक यू सो मच।